नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ रहा हूँ पॉलिटी के क्लास के साथ। और जो हमारा टॉपिक है वो है भाग 3 मूल अधिकार। इसकी पहली क्लास आपकी हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मूल अधिकार। टॉपिक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं पहली क्लास में कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, वनडे लेवल के एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम हैं आपके, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो, टेट, सुपर टेट, इसमें इस टॉपिक से एक प्रश्न लगभग लगभग निश्चित तौर पे बन ही जाता है। उसका मतलब यह है कि जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न का जो फॉर्मेट है या प्रकार है वो क्या होता है। सिंपल आपसे पूछा जाता है कि आप उस संबंधित अनुच्छेद के जो स्टेटमेंट लिखा गया है उस स्टेटमेंट को किस अनुच्छेद में है, या स्टेटमेंट दिया होगा या अनुच्छेद का नंबर दिया होगा हुआ होगा, तो आपको वो चीज़ देखनी होगी। तो हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, इसे याद भी रखना है कि किस मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद के अंदर कौन सा अधिकार दिया गया है। तो हमने समानता के अधिकार पर चर्चा के लिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, किस पार्ट में है, मतलब तो वो है भाग 3। क्या है? भाग 3। दूसरा है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संविधान के भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से आए हैं, तो वो है बेटा यूएसए, यानी अमेरिका का संविधान। किसका संविधान? अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, रिवीजन के तौर पर मैंने इसलिए करा दिया कि काफी दिनों बाद क्लास हो रही है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछे हैं। दूसरा, भारतीय संविधान में कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। पहला जो था 14 से लेकर 18 तक, वो था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। उस पे हम चर्चा कर चुके थे। अब अगला जो हमारा मूल अधिकार आता है, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगला जो हमारा है मूल अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी भारतीय संविधान ने नागरिकों को क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। और इस अधिकार की जो लिमिट है, यानी ये अधिकार आपको संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मिलेगा, तो वो बेटा मिलेगा आपको अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आपको संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार मिलेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक आपके एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक संविधान में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब इसमें देखिए कि कौन कौन से अधिकार है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहां पर? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 या आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी क्या कहता है बेटा? इसको ध्यान से देखिए, वाक एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब बोलने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान आपको दे रहा है। दूसरा, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का जो अधिकार है वो भी भारतीय संविधान आपको दे रहा है। दोनों चीजें भारतीय संविधान आपको दे रहा है। एक तो दे रहा है आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा वो वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी एक्सप्रेशन, अपने विचारों को प्रदर्शित करने का अधिकार भी भारतीय संविधान आपको देता है। तो आपको ये याद रखना है, प्रश्न बनेगा कि आर्टिकल 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है बेटा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसमें कई चीजें मेंशन है, इसमें कई चीजें है मेंशन। क्या है, क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं। एक है, पहला है आपका बोलने के अधिकार में, देखिए भाषण, भाषण एवं अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आपको किसी भी चीज पर, आपको किसी भी चीज पर क्या है, स्पीच यानी भाषण देने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। तो वाक एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ए में आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्या इसी के अंतर्गत क्या है, अगला है शांतिपूर्ण। अगला क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, अगला है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। मतलब अगला जो आपका है इसी के अंतर्गत 19 के अंतर्गत ही आता है शांतिपूर्ण, मतलब बिना किसी प्रकार का वायलेंस किए हुए, उपद्रव किए हुए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, कोई सभा आयोजित कर सकते हैं, कोई भी आप उसमें ऐसा कोई फंक्शन आप करना चाहें। लेकिन वहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वह शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार का वायलेंस उसमें नहीं होना चाहिए। ये केवल तब तक आपका अधिकार रहेगा जब तक वह शांतिपूर्ण है, और जैसे ही वायलेंस का होगा वो आपका अधिकार वहां से छिन जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसमें क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। अगला क्या है इसी के अंतर्गत, संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का, संघ बनाने का अधिकार। स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको दिया गया कि आप संघ बना सकते हैं। संघ मतलब आप यूनियन का निर्माण कर सकते हैं, अपने जो संगठन हैं उन संगठनों का निर्माण आप कर सकते हैं। कोई भी अगर आप संगठन बनाना चाहते हैं, उस संगठन को आप बिना किसी उसके बना सकते हैं, भारतीय संविधान आपको इसकी इजाजत देता है। परंतु जैसे ही उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो वायलेंस वाली है या फिर किसी अदर इलीगल एक्टिविटी में वो सम्मिलित होगा, तो उसे बैन करने का अधिकार भी भारत सरकार के पास है। यानी अगर वो बिल्कुल जेन्युइन है और शांतिपूर्ण तरीके से है तो संघ बनाने का अधिकार आपको दिया जाता है। इसी में आगे बेटा है, इसी में आगे है भारत में घूमने का अधिकार या विचरण करने का अधिकार।
कि आप भारतीय क्षेत्र के किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं, भारतीय क्षेत्र के किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं, आप विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आपको परमिट किया जाएगा, आपको वहाँ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही परमिट किया जाएगा। वहाँ पर ये आपका क्या होता है, ये अधिकार उतना काम नहीं आता, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर परमिशन मिलती है तो आप वहां पर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा आप भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। अगला देखिए क्या है, भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, मतलब आपका जन्म स्थान कोई भी हो, आप किसी राज्य के किसी भी जगह पे पैदा भले क्यों ना हुए हो, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में आप कहीं भी जाकर वहाँ के निवासी बन सकते हैं। आप वहाँ अपना स्थायी या अस्थायी आवास बना सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार द्वारा दी जाती है। अगला है जीविका या व्यापार का अधिकार, जीविका या व्यापार का अधिकार। इसमें आप देखिए कि भारतीय संविधान ने आपको क्या दिया है, जीविका का अधिकार दिया है। मतलब अपनी जो रोजमर्रा की चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे आपका घर परिवार यानी आपकी जीविका चल सके, तो भारतीय संविधान उसको परमिट करता है, उसे आपकी आज आपको स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी जीविका के लिए कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये था भाग 3 का दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में पहला अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आते हैं। एक बार देख लीजिए 19 के अंतर्गत क्या आता है बेटा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी जाती है, आप संघ बना सकते हैं यानी संगठन का निर्माण कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी जाती है। भारतीय क्षेत्र में आपको घूमने की स्वतंत्रता दी जाती है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता दी जाती है, अपनी जीविका को चलाने के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अगला देखिए, अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब जो अपराध हुए हैं उसमें जो कल्पित है उसे कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कि कभी भी जो भूत लक्षिक दंडिक विधियां हैं उनसे उनको संरक्षण क्या दिया है, भूत लक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, संरक्षण। 21 का, इसमें 20 का क्लॉज 1 में क्या कहा गया, भूत लाक्षिक दंडों के दांडिक विधियों के से संरक्षण, मतलब ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई कानून जो पुराना है, और जब वो कार्य यानी वो व्यक्ति जो कल्पित है वो कोई अपराध करता है, उस समय उस अपराध के लिए कोई अगर दंड है तो ही उसे दंडित किया जाएगा। जो पुरानी विधियां हैं उनके अनुसार उसे दंडित नहीं किया जा सकता। अगला क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण। इसमें क्या है अगला,
दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब बेटा यह है कि कोई व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। इससे बचने के लिए बोला गया है कि आपको किसी भी व्यक्ति को एक ही दंड के लिए एक ही बार पनिशमेंट दिया जाएगा। उसको मतलब दो बार पनिशमेंट नहीं दे सकता, यानी दोहरा दंड उसे नहीं मिल सकता। अगला है अपने ही विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, कि कोई व्यक्ति को अपने विरुद्ध ही गवाही देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है, उसे इस बिना पर हम बाधित नहीं कर सकते कि आप क्या करें, आपको अपने खिलाफ ही गवाही देनी होगी, नहीं। उसके लिए अलग कानून है, जो एविडेंस एक्ट है उसके अंतर्गत एविडेंस बनाए गए हैं कि इन एविडेंस के अंतर्गत ही माना जाएगा, तो उस व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये था अनुच्छेद 20, और 20 के अंतर्गत क्या आता है, भूत लाच्छिक जो दंडी विधियां हैं उनसे उसको संरक्षण दिया गया है, दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है, और क्या दिया गया है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये एग्जाम में अनुच्छेद बहुत बार पूछा गया, इसे आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस अनुच्छेद को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये क्यों जरूरी है, क्यों पूछा था, इसका भी आगे बताएंगे। इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी किसी व्यक्ति को क्या दिया गया, प्राण मतलब जीवन जीने का अधिकार। इसका दूसरा नाम है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। किसी व्यक्ति के प्राण, किसी व्यक्ति के प्राण केवल जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के माध्यम से ही लिया जा सकता है। देखिए किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है, किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसको सिर्फ एक ही कंडीशन में छीना जा सकता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कैसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है, जो भारतीय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसी के द्वारा ही आप किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। और यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें चीजों को जोड़ा गया है, इसमें चीजों को जोड़ा गया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। क्या जोड़ा गया है? पहले जोड़ा गया है बेटा, इसमें इसी के अंतर्गत आता है आजीविका का अधिकार। आजीविका का अधिकार का मतलब है कि कोई व्यक्ति को अपने जीवन को जीने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें वो फुलफिल कर सके, किसी भी तरीके से उन्हें जुटा सके, तो ये आजीविका के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है स्वास्थ्य का अधिकार।
किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है, यानी कोई व्यक्ति को स्वस्थ रहने का भी अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या बेटा आता है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार इसी में जोड़ा गया था, निजता का अधिकार इसी के अंतर्गत डाला गया है। जो हमारा आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार, उसके अंतर्गत ही आता है क्या, निजता का अधिकार। क्या आता है, निजता का अधिकार, उसके अंतर्गत ही आता है। और इसी में आता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को भी सम्मिलित किया है कि किसी व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है, वह उसका एक अधिकार दिया गया है कि 21 के अंतर्गत कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी आता है। अगला है भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, कोई व्यक्ति को विदेश भ्रमण का भी अधिकार इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। अगला है, इसमें इसी में आता है पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब स्वस्थ वायु में सांस लेने का अधिकार भी हमें है। हम दूषित पर्यावरण में नहीं अपना जीवन जी सकते, हमें शुद्ध पर्यावरण चाहिए और उसके लिए हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम अपना जीवन स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण में जी सकें। तो ये था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, दो आर्टिकल हैं, एक 20 जो इससे पहले पढ़ाया गया और एक ये आर्टिकल 21, एक आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दोनों आर्टिकल यानी ये दोनों मूल अधिकार 20 और मूल अधिकार 21 किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं हो सकते, निलंबित नहीं हो सकते, भले आपातकाल क्यों ना लगा हो। आपातकाल 352 के अंतर्गत जब आपातकाल लगता है तो सभी प्रकार के मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केवल दो मूल अधिकार ऐसे हैं 20 और 21 जिन्हें किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जाता। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंतर्गत है 21 का अनुच्छेद 21 का, यह भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 21 का क्या है, शिक्षा का अधिकार। क्या है, शिक्षा का अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है। इसको बेटा जोड़ा गया था अलग से, कब जोड़ा गया, 86वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था मूल अधिकार में। और इससे पहले ये आपको 45 में मिलता, कहां पर, डीपीएसपी मिलता है। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है कि प्रारंभिक शिक्षा उन्हें मिलना उनका एक मूल अधिकार है, उनका एक मूल अधिकार है कि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका मूल अधिकार है। इस बात को आप देखिए, ये 45 में था, किसमें था, 45 में था, डीपीएसपी 45 में था। इसको बाद में क्या किया गया, मूल अधिकार बना दिया गया, बाद में क्या किया गया, मूल अधिकार उसको बना दिया गया। चलिए आगे देखिए, और इसका अंतिम है अनुच्छेद 22। क्या है, अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम है अनुच्छेद 22। क्या है, कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण। देखिए जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी और विरोध के लिए संरक्षण दिया गया है कुछ दशाओं में। कैसा होता, एक होता है दंडिक, एक होती है निवारक। क्या होती है, एक होती है दंडात्मक, एक होती है निवारक। दो तरह से गिरफ्तारी होती है, एक होती है दंडात्मक, दंडात्मक, और एक होती है निवारक। दंडात्मक होती है जब कोई व्यक्ति कोई उसको अपराध करता है, अपराध करता है तब उसकी गिरफ्तारी होती है। अपराध, कोई व्यक्ति अपराध कर दे तब उसकी गिरफ्तारी होती है, तो इसे दंडात्मक के अंतर्गत आती है। और अगली क्या, निवारक में क्या होती है, अपराध करने की संभावना होती है, अपराध करने की संभावना पर, संभावना पर। जैसे आप देखिए कि जब भी कोई तीज त्योहार होता है बड़ा, उसमें क्या किया जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो छटा हुआ बदमाश होता है, उसको हम प्रिकॉशन के तौर पे क्या करते हैं कि जब तक वो स्थिति निपट ना जाए, वो सम्मेलन या वो त्योहार निपट ना जाए, उस व्यक्ति को नज़रबंद कर देते हैं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कुछ समय के लिए कारावास में रख लेते हैं। तो ये निवारक है कि हम सेफ्टी प्रिकॉशन पहले से जो हम प्रिकॉशन से उन्हें लेके चल रहे हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे समाप्त हो गया। अगली क्लास में जो मूल अधिकार बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में समाप्त कर देंगे और उसके बाद हम नए अध्याय की ओर चलेंगे। तो आपने यहाँ पर दो पढ़ लिए अधिकार, एक स्वतंत्र का, आपने पढ़ा समानता का अधिकार, आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की, यानी आर्टिकल 14 से 18 तक, और अगला आपने पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अब हम 23 से लेकर आगे की ओर जो है अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।